हेलो दोस्तों, कंप्लीट सक्सेस पॉइंट की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिक्स क्वेश्चन। करंट के मिक्स क्वेश्चन 2020 से 2021 के मध्य जो करंट अफेयर की घटनाएं हुई हैं समसामयिक के तर्क पर, वो अब हम आपको सोल्व कराएंगे। जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के बारे में, इसी में आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, सुपर टैट खासकर और यूपी टैट, उसके लिए इनमें से इसमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। हालांकि पैट में जो क्वेश्चन है वो भी आने की संभावना है और सी टैट में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, HRDM का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम हो गया है HRDM, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम हो गया है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। नया नाम क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। काफ़ी नाम चेंज किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें से एक ये भी है। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब किस नाम से जाना जाने लगा है? तो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाने लगा है। आगे इसके बारे में थोड़ा और बताएं, शिक्षा मंत्रालय के बारे में, और जो न्यू हमारी एजुकेशन पॉलिसी है NEP के बारे में। अगर हम बात करें, सबसे खास बात इसकी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब इसको मंजूरी दी? हाँ जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को कब मंजूरी दी? ये तारीख याद रखिएगा, 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन हैं हमारे? वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने क्या किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये लागू हुई है, इसमें भूमिका निभाई है काफ़ी अच्छी, और उन्हीं के प्रयास से ये जल्दी से रिलीज हो गई है। तो क्वेश्चन आएगा, कब रिलीज की गई है, कब इसको घोषित किया गया है? 29 जुलाई 2020 को। आगे एक बात हो रही है इसमें कि इसका जो नाम बदल दिया गया है, हम बात करें इंग्लिश की, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वही शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। और बात करें कि देश की आज़ादी के बाद इस मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था, शिक्षा मंत्रालय ही था जब देश आज़ाद हुआ, लेकिन बीच में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, लेकिन अब फिर पुनः 2020 में नाम क्या बदल दिया गया था? बदल दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्वेश्चन ये आ सकता है कभी कि नाम कब चेंज किया गया था इसका? तो 1985 में नाम चेंज कर दिया गया था शिक्षा मंत्रालय का, और फिर शिक्षा मंत्रालय फिर से कब कर दिया गया? तो 2020 में फिर से शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी खास सही है, ये भी खास है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया। यह आजाद भारत की कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है? कौन सी नंबर की पॉलिसी है? तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ऑप्शन बी हमारा तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। ये कौन सी है जी? तीसरी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पहली पॉलिसी कब आई थी? तो पहली पॉलिसी आई थी एजुकेशन पॉलिसी 1968 में। बात करते हैं दूसरी पॉलिसी कब आई थी? तो दूसरी जस्ट अपोजिट कर लेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे, 86 में। तो ये याद करने की ट्रिक है एक, क्योंकि अब तक हम जो पढ़ते आए हैं एजुकेशन के फील्ड में कि जो भी अभी तक चलता आया है वो कौन सी पॉलिसी से चलता आया है? एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो अगर हमसे पूछे कि पहली पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी भारत में, तो वो आई थी 1968, और दूसरी कब आई है? 1986, और तीसरी कब आई है? वो आई है, अभी डेट बताई थी हमने आप लोगों को, 29 जुलाई 2020 को रिलीज किया है, इसको जारी किया गया है न्यू शिक्षा नीति को। अभी भी बात कर सकते हैं इसमें कि इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, तो कुछ ही संशोधन किए थे मात्र, और वो संशोधन किए गए थे 1992 में। हालांकि 1992 हमारे लिए इतना खास क्वेश्चन नहीं मायने रखता, मेन मायने रखता है कि पहली शिक्षा नीति कब आई, दूसरी शिक्षा नीति कब आई, और तीसरी शिक्षा नीति कब आई। हाँ जी,
ये क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान है? भारत में 3 क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा भारत सरकार पैसा खर्च कर रही है। पहला है डिफेंस, रक्षा, वो भी जरूरी है। दूसरा है शिक्षा और तीसरा है स्वास्थ्य। कोरोना के कारण और पैसा ज़्यादा अलग से ही फंड रिलीज किया गया है कोरोना की वजह से, तो स्वास्थ्य में। तो 3 चीज़ को याद रखियो, रक्षा में रक्षा बजट, दूसरा जो हमारा है एजुकेशन के क्षेत्र में, और तीसरा है हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार सबसे अधिक पैसा खर्च करती है। तो जीडीपी का कितने परसेंट है? तो ये परसेंट है हमारा 6%। शिक्षा नीति 2020 में कितने परसेंट रखा गया है? 6% ये रखा गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 6% इसमें रखा गया है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 फॉर्मेट को खत्म करके कौन सी व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक का जो बताया गया है उसमें काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो वो किया गया है 5, कक्षा 5 की बात करें, 3, 3, 4। पहले क्या था? पहली जो हमारी सेकंड शिक्षा नीति थी उसमें हमारा फॉर्मेट था 10+2+3। ये फॉर्मेट चला आ रहा था अब तक, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन 1, या फिर बाद में इसको 2 कर दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में शिक्षा नीति में जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत ये बहुत बड़ा प्रावधान है इसके अंदर, 5, 3, 3, 4। इस पर ये क्योंकि बताया गया है 5, 3, 3+4, इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाया गया है। तो 5 का मतलब स्कूल के पहले 5 साल में क्या होगा? प्री प्राइमरी स्कूल, नर्सरी के 3 साल और क्लास 1 और क्लास 2 को उसमें इंक्लूड किया गया है। और वो भी फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे इसके अंदर। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहा गया है। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहा गया है। और एज क्या रखी गई है? ये जो सुपर टैट के एग्जाम आएंगे यूपी में, सुपर टैट जो 51,000 वैकेंसी आ रही है उसमें क्वेश्चन बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन करंट में भी बने रहेंगे तब तक, और एजुकेशन से संबंधित भी रहेंगे। तो वो ये एज पूछ सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो एज है वो कितनी रखी गई है? वो 3 से 8 वर्ष रखी गई है। अगर हम बात कर रहे हैं 3 का मतलब +3 का मतलब क्या होगा? जो अगले 3 साल होंगे कक्षा 3 से कक्षा 5 की तैयारी ये चरण में विभाजित होंगे। और एज कितनी रखी गई है? 7 से 8। कितनी रखी गई है? 7 से 8 एज रखी गई है उसके अंदर। अगर हम बात करें सेकंड वाले 3 का मतलब क्या होगा? इसके बाद में 3 साल मध्य चरण 6 से 8 एज कितनी होगी? 11 से 14। अगर हम बात करें 5, 3 तो कितने हो गए? 5 और 3 8, 8 और 3 11 साल। वही 11 साल मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होगा? 14 साल। मिनिमम 11 साल और मैक्सिमम 14 साल का बच्चा कहाँ होगा? कक्षा 6 में होगा। फिर आगे बढ़ा रहे हैं 4 का मतलब क्या होगा? माध्यमिक, +2 बोलते हैं जिसे। हाल अब तो +2 खत्म ही कर दिया इन्होंने। माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष एज, ये बात करें कक्षा 9 से 12 और एज होगी 14 से 18। अब क्या होगा? अब ये नियम लागू हो जाएगा, जो 18 साल से ऊपर का कोई अगर बालक है तो उसको इंटर में नहीं बैठने दिया जाएगा। वो इंटर बोर्ड के एग्जाम नहीं दे सकता, क्योंकि नई शिक्षा नीति में अभी भी लागू है खैर ये तो, कि जो 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं आधार कार्ड में, वो क्या है? वो इंटर के एग्जाम नहीं देंगे, वो ओवर एज कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान है? तो वे वोकेशनल जो कोर्स होंगे हमारे, वोकेशनल कोर्स जो होंगे, वैसायिकी जो कोर्स होंगे हमारे, ये कक्षा 6 से
कक्षा 6 से शुरू करने का सरकार ने इसमें प्रावधान रखा है ताकि आत्मनिर्भर बन सके, बालक कक्षा 6 से ही आत्मनिर्भर बन सके। और वो क्या करे, 6 से 8 के दौरान जो राज्य और स्थानीय समुदाय हैं उसको देखते हुए इन्होंने कहा है शिल्प कला, हाँ जी, उसको देखते हुए क्या करे बच्चा, शिल्प कला में, बिजली का सामान बनाने में, धातु का काम करने में, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने में, ये सब वो क्या हो से पारंगत हो सके। जैसे कि बुनियादी शिक्षा में भी ये कहा है कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जाए शुरू से ही, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस शिक्षा नीति में कक्षा 6 से ही प्रावधान किए गए हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। कौन सी एजुकेशन से जोड़ा जाएगा? वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। काम धंधों में उनका ज्ञान उनको कक्षा 6 से ही करा दिया जाएगा। जैसे कि आजकल जो हुनर एक पर वो चल रहा है, हुनर चल रहा है, और भी हैं। इसमें बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास, देखो जी, कौशल विकास योजनाएं चल रही हैं, तो जब ये लागू हो जाएगा वोकेशनल एजुकेशन, तो कौशल विकास योजना चलाने की सरकार को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात की गई है? तो 2030 तक, वर्ष 2030 तक हर एक बच्चे को, ऑप्शन सी, वर्ष 2030 तक हर एक बच्चे को शिक्षा देने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। हालांकि पहले जो ये रखा गया था टारगेट 2020 रखा गया था APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा, लेकिन ये आंकड़े, ये डाटा तक नहीं पहुंच पाई सरकार हमारी, तो ये जो टाइम पीरियड है ये बढ़ा दिया गया है, और वो जो टाइम पीरियड कर दिया गया है 2030 एक फ्यूचर साइन इंडिया के तहत देखा जा रहा है। अगर हम बात करें इसमें किस किस चीज़ को शामिल किया है, बच्चों के नए कौशल, कोडिंग कोर्स, ये सब के सब इसके अंदर एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसमें हाइगर एजुकेशन की बात। हाँ जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल की बात करें और लॉ, LLB एजुकेशन से संबंधित है, को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षा के लिए कौन सा आयोग बनाने की घोषणा की है? तो सबसे बस यही दो चीज़ याद रखना कि अलग किसको रखा गया है। तो मेडिकल के फील्ड को अलग कर दिया गया है, और लॉ एजुकेशन जो लॉ से संबंधित है, हमारा LLB से संबंधित है, उसको अलग कर दिया गया है। तो लॉ और मेडिकल को छोड़कर इसका जो नया नाम रखा गया है भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, इंग्लिश में कहेंगे नेशनल हाइगर एजुकेशन कमीशन, शॉर्ट में कहेंगे HECI। क्या कहेंगे? HECI। बस हमने दो चीज़ याद रखनी है कि मेडिकल की जो सेवाएं या जो कोर्स हैं उनको इससे बाहर रखा गया है, और लॉ LLB से संबंधित कानूनी जो शिक्षा है उसको इस आयोग से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाए जाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्या कहेंगे इसको? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो ग्रेजुएट कोर्स होंगे वो 3 या 4 साल के होंगे, बाकी इसके बाद जो सर्टिफिकेट या अन्य कोर्स होंगे वो 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 साल के बाद स्नातक की डिग्री, और 4 साल के बाद रिसर्च शोध के साथ स्नातक की डिग्री मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रिसर्च के लिए किस तरह के संगठन की स्थापना का प्रावधान है? तो यह है हमारा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। हाँ जी, कौन सा है? राष्ट्रीय अनुसंधान
फाउंडेशन। एजुकेशन पॉलिसी के जो खास क्वेश्चन थे हमने आपको वो बता दिए हैं। ये काफ़ी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अब कभी कहीं पर ये पढ़ते हैं NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और है क्या ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ऐसे भी हो सकता है, इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं और राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं, को लागू किया है। इसका मसौदा ड्राफ्ट किसकी अध्यक्षता में बने पैनल ने तय किया। मतलब इस साफ ये पूछ लिया गया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी बनी है हमारी नए वाली, उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं। तो अध्यक्ष हैं उसके के कस्तूरीरंगन। कौन है जिसके चेयरमैन, अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं के कस्तूरीरंगन, और के कस्तूरीरंगन क्या रह चुके हैं, इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनके बारे में बताया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं वो अपने आप में एक ऐतिहासिक होते हैं और ख़ास होते हैं। उसी के अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है ये। सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण फैसलों पर एक क्वेश्चन आधारित है और इसको दृष्टिगत रखते हुए पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे हम। सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर के प्रसिद्ध शिवलिंग में पंचामृत पर रोक लगा दी है? पंचामृत मतलब 5 तरह से, जैसे कि दही हो गया, शहद, जल हो गया, चीनी हो गई और घी हो गया, इन 5 को मिलाकर क्या कहते हैं? पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। तो वो रोक लगाई है उज्जैन में मंदिर है। कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर, उज्जैन में मंदिर कौन सा है? महाकालेश्वर मंदिर। और सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगा दी है। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जो उज्जैन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा। किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। और उज्जैन में ही क्या लगता है? कुंभ का मेला भी उज्जैन मध्य प्रदेश में ही लगता है। हाँ, क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने डिटेंशन सेंटर में कितना वक्त बिता चुके विदेशी नागरिकों को रिहा करने का आदेश दिया है? तो 2 साल। 2 साल तक जो भी विदेशी नागरिक हैं वो डिटेंशन सेंटर में अपना टाइम या जेल काट चुके हैं, उन्हें भारत सरकार ने क्या किया है? रिहा करने का आदेश दिया है। बात करते हैं आर्थिकी की। तो आर्थिकी के बारे में बात करेंगे। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में जीडीपी में कितने % गिरावट हुई है? तो जो गिरावट हुई है वो हुई है 7.5 माइनस, याद रखना इसमें 7.5 की जो है गिरावट हुई है। अगर हम आगे लेके जाए इसमें, ये आंकड़ा दिसंबर 2020 में जारी हुआ है और इसको देखें तो माइनस 7.5% की इसमें जीडीपी में गिरावट पहले आई है। कोविड-19 महामारी में जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें कितनी आई थी? माइनस 23.9% की गिरावट आई थी, जो भारतीय इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय इतिहास में इकोनॉमी में जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट कब आई? तो सभी को पता है कोरोना काल 2020 में आई और कितने % आई? -23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी पहली तिमाही में। अब हम बात करते हैं वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले जो होते हैं, एफडीआई बोलते हैं उनको। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसने किया है? तो छमाही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई कौन सा देश बना है? तो वो बन गया है हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए ने क्या किया है? दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है क्या? जिसने फॉरेन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में किया है। हम बात करते हैं डिफेंस मतलब रक्षा से संबंधित जो हमारे समझौते हुए हैं या जो युद्ध अभ्यास किए गए हैं। हाँ जी, सेना प्रमुख, हमारे जो सेना प्रमुख है जनरल MS नरवणे ने दिसंबर 2020 में किन खाड़ी देशों की पहली यात्रा की? तो भाई ध्यान रखना, जहां पर प्रथम पहली आ जाए वो खास हो जाता है। तो मेरे तो दृष्टिकोण से क्वेश्चन काफी खास है कि पहली यात्रा कहां पर की? तो पहली यात्रा जो नरवणे साहब ने की है वो की है
संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की। हाँ जी, दो देश, खाड़ी के दो देश जो काफी खास हैं पूरे विश्व के लिए। हाँ जी, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, इन दो देशों की पहली बार किसी भारतीय जो जर्नल हैं उन्होंने वहां की यात्रा की है। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई सेना प्रमुख खाड़ी देशों में जा रहा है या गए हैं। 6 दिवसीय यात्रा थी हमारे सेना प्रमुख की, और दोनों देशों के जो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप के सदस्य थे उनसे इन्होंने मुलाकात की है। और 9 से 10 दिसंबर को उनका संयुक्त अरब अमीरात का दौरा रहा। बाकी 13 और 14 दिसंबर को वो सऊदी अरब की यात्रा पर गए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, DRDO का मुख्यालय हमारा दिल्ली में है। जैसे इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है, ऐसे ही DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO ने स्वदेशी हैवीवेट टारपीडो को 22 नवंबर 2020 को नौसेना में शामिल किया। टारपीडो क्या होता है पहले तो ये बताएंगे हम आपको, ठीक है, फिर पूछेंगे उसका नाम, ठीक है। तो टारपीडो जो है समुद्री जहाज और सबमरीन मतलब पनडुब्बी को नष्ट कर देती है, ठीक है जी। टारपीडो, सपोज करो कि पानी है, ये पानी है, इसके नीचे ये कोई क्या है, पनडुब्बी नुमा है। टारपीडो क्या होगा, टारपीडो यहाँ टारगेट मार दिया जाएगा हवाई जहाज से और इसको नष्ट कर देगा, ठीक है। तो ये टारपीडो है जो भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इसको तैयार किया है, और उसका नाम रखा गया है वरुण, भगवान वरुण के नाम पर देवता थे, वरुण का अस्त्र, ठीक है, ऐसे याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी ने, भारतीय नेवी ने किस युद्धपोत वर्कशिप को जिबूती, सूडान, साउथ सूडान और इरिट्रिया को मिशन सागर सेकंड के अंतर्गत नवंबर 2020 में खाद्य सहायता पहुंचाई है? हाँ जी, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, जिबूती, सूडान, साउथ सूडान, इरिट्रिया। और तो भारतीय जो युद्धपोत है INS ऐरावत, कौन सा है जी, कौन लेके गया? INS ऐरावत जो हमारा पानी का जहाज था, ये क्या है, ये लेके गया है खाद्य सामग्री। चलो नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं हम। अंडमान और निकोबार कमान ANC की तरफ से टेरेसा द्वीप पर 3 से 5 नवंबर 2020 को तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था बुल स्ट्राइक। हाँ जी, तीनों सेनाएं, हमारी तीनों सेनाएं, मतलब जल सेना, वायु सेना और थल सेना। इनका बेस कैंप कहाँ है? हमारी तीनों सेनाओं का बेस कैंप भी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही बेस कैंप भी है, और वहीं पर क्या किया? युद्ध अभ्यास किया गया। बात करते हैं फ्रांस से कितने राफेल विमानों का दूसरा बैच 4 नवंबर 2020 को भारत पहुंचा? तो फ्रांस से 3 राफेल विमान और आए हैं भारत। उससे पहले अगर हम बात करें राफेल की, तो सबसे पहले जो 5 राफेल आए थे वो आए थे 28 जुलाई 2020 को। उसके बाद दूसरा बैच 4 राफेल का कब आया है? ये आया है, सॉरी, दूसरा बैच जो आया है 4 नवंबर को आया है। टोटल कितने राफेल विमान आने हैं हमारे पास? हमारे पास टोटल राफेल विमान आने हैं 36। टोटल राफेल विमान 36 आने हैं। तो पहला बैच, पहला बेड़ा कब आया था? 28 जुलाई को। दूसरा बेड़ा कब आया है या दूसरा बैच कब आया है? 4 नवंबर को। तो पहली बार कितने आए थे? उसमें 5 राफेल थे, और
अब कितने आए हैं? 3 राफेल। तो टोटल 8 राफेल विमान भारत में फ्रांस ने दे दिए हमें। बाकी 36 आने हैं, ये जो धीरे धीरे आएंगे। है दुश्मन के रडार को दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आने वाली स्टेल्थ और एंटी सबमरीन, वही अपना सबमरीन का मतलब होता है हमारा पनडुब्बी, तकनीक से लैस भारत में कौन सा युद्धपोत 22 अक्टूबर 2020 को इंडियन नेवी में शामिल हुआ? हाँ जी, इंडियन नेवी में शामिल हुआ। तो जो इंडियन नेवी में शामिल किया गया है रडार, ठीक है, रडार की पकड़ में नहीं आएगा ये हमारा युद्धपोत, उसका नाम है INS कवरत्ती। कवरत्ती जो हमारा INS कवरत्ती है, ये इसमें शामिल किया गया है इंडियन नेवी में। INS कवरत्ती, हाँ जी, ये अभी इसी के बारे में बताया गया है। INS कवरत्ती का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो प्रोजेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट 28। किसके तहत किया गया है? प्रोजेक्ट 28 के तहत इसे कोलकाता में तैयार किया गया है। कहाँ पे तैयार किया गया है? कोलकाता में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, को पहला या पहली पनडुब्बी लीज पर, लीज मतलब किराए पर, दी है। इसका नाम क्या है? हाँ जी, तो भारत सरकार ने INS सिंधुवीर को, जो म्यांमार है, उसको किराए पर दिए। को पता होगा चीन की रणनीति के अनुसार ये म्यांमार हो गया, ये श्रीलंका हो गया, और यहाँ पे हमारा चारवा बंदरगाह हो गया ईरान में। तो हमारी क्या टेक्निक है? ये भारत का सुरक्षा कवच बनाना, ताकि चीन की जो नौसेना है वो डायरेक्ट एंट्री ना कर सके भारत के क्षेत्र पर, ठीक है। इसलिए हम अपने पड़ोसियों को क्या कर रहे हैं? शक्तिशाली बना रहे हैं। चलो करते हैं हम सैन्य अभ्यास की। भारत के जो सैन्य अभ्यास अन्य देशों की सेनाओं के साथ होते हैं, तो उन्हीं में से एक है भारत और सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण। ये सब चीज मायने रखती हैं। 22, 21 और 22 नवंबर 2020 को हुआ। उसका क्या नाम है जी? तीनों देश के नाम आ गए, कहाँ हुआ वो आ जाएगा। तो इसका जो नाम है इसका ऑप्शन बी, सिटमैक्स। क्या नाम है जी युद्ध अभ्यास का? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच हुआ है सिटमैक्स 2020। नौसेनाओं के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ है। ये नाम कौन सा संस्करण है? पूछने लगे संस्करण कौन सा है, तो संस्करण है दूसरा। 3 देशों के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ है। आगे बढ़े, तटीय सुरक्षा अभ्यास, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, अभ्यास को एक्सरसाइज कहते हैं। इसका नाम है सागर कवच। क्या नाम है? सागर कवच। 5 से 6 नवंबर 2020 को किस जगह आयोजित किया गया? वो जगह का नाम पूछ रहे हैं, तो कहां पर इसको आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है उड़ीसा के पारादीप पर। कहाँ आयोजित किया गया है? ये उड़ीसा के पारादीप पर इसका आयोजन किया गया है। इसके बारे में कुछ थोड़ा और बता दें अभी हम। उड़ीसा के पारादीप पर इसका आयोजन किया गया है। हाँ जी, ये है क्या? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य मिलकर यह अभ्यास करती हैं, उनकी सरकारें। इसमें इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, उड़ीसा पुलिस, स्थानीय मछुआरे, वन विभाग, बंदरगाह समुद्री विभाग सहित 10 से ज्यादा विभाग इस एक्सरसाइज अभ्यास में भाग लेते हैं। ठीक। अगर हम बात करें ये किस लिए जरूरी हो गया है अभ्यास? मुंबई में आतंकवादी घटना हुई थी, तो आतंकवादी जो कसाब हैं और उसके जो साथी हैं कहाँ से आए थे? वो समुद्र के रास्ते भारत में आए थे, और 26
नवंबर 2008 में मुंबई के ताज होटल और ओबराय होटल पर विस्फोट कर दिए थे। ठीक है, तो ऐसी घटना ना हो, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो भविष्य में, उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये जो अभ्यास हैं, जो हमारे 9 राज्य हैं जो पानी से लगे हुए तटीय राज्य हैं, उनमें से कुछ राज्य एक्सरसाइज करते रहते हैं और उसको नाम दिया गया है सागर कवच। क्या नाम दिया गया है? सागर कवच का नाम दिया गया है। देखो, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप एक्सरसाइज करते रहते हैं और नाम दिया है सागर कवच। दुश्मन को घुसने नहीं देंगे, अपने जो सागर है उसकी हम क्या करेंगे? उसकी हम रक्षा करेंगे। देखो, ये दिया भी है, मुंबई में जो आतंकी हमले हुए थे 2008 में, 26 नवंबर 2008 कसाब, अजमल कसाब आतंकवादी कहाँ से घुसे थे? वो समुद्री मार्ग मुंबई से एंट्री किया था उन्होंने और आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के सहयोग से राज्य एक्सरसाइज करते हैं। बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की। तो G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2022 की जगह अब भारत कब मेजबानी करेगा? नेक्स्ट ईयर 2022 में भारत को G20 की मेजबानी करनी थी, लेकिन भारत अब मेजबानी करेगा 2023 में, क्योंकि पिछले साल 2019 में जो समिट हुआ था, ये कहाँ हुआ था? 20 का 19 में जो हुआ था G20, ये जापान में हुआ था और उसमें घोषणा की थी कि इटली 21 में इसकी मेजबानी करेगा और 22 में भारत इसकी मेजबानी करेगा। लेकिन हाल ही में नवंबर में जो हुए G20 के सदस्य हैं, उनके नेताओं ने इसको बदलाव किया है और कहा है कि भारत जो मेजबानी करेगा अब मेजबानी करेगा 23 में। कब मेजबानी करेगा भारत? 23 में मेजबानी करेगा। करनी कब थी? 22 में। ये लिख लो अगर लिखना चाहो तो। मैं एक बार ये हाईलाइट कर रहा हूं इसको मार्कर के द्वारा, ताकि आप लोग इसको देख सकें और समझ सकें अच्छे से। हाँ जी, मेजबान देश, खास क्वेश्चन है, एक ही बार में देख के इसको याद कर लो। इटली मेजबानी इसी साल मेजबानी करेगा इटली। ठीक है, इंडोनेशिया भारत की जगह लेगा, 2022 में मेजबानी करेगा और जहां भारत मेजबानी करना था अब वो 23 में मेजबानी करेगा और 2024 में आयोजन कहाँ होगा G20 का? वो ब्राजील में होगा। तो इटली, ई फॉर इटली, ई फॉर इंडोनेशिया, उसके बाद ई फॉर इंडिया। तो याद रखियो 21 आई फॉर इटली, 22 आई फॉर इंडोनेशिया और 23 आई फॉर इंडिया। इंडिया लास्ट में पहुंच गया और लास्ट फिर फोर्थ जो चौथा होगा, ये नेक्स्ट जो सम्मेलन होगा ये ब्राजील में होगा। ये सभी को पता है कि G20 का जो 2020 का सम्मेलन था, कोई खास हो नहीं रहा, कोरोना ने कोई भी सम्मेलन को होने नहीं दिया और जितने भी सम्मेलन हुए वो वर्चुअल हुए, आभासी। वर्चुअल माने आभासी, आभासी मतलब वर्चुअल, ऑनलाइन। और ये वर्चुअल जो हुआ है सऊदी अरब, अध्यक्ष कौन सा देश बना इसका? वर्चुअल जो आभासी सम्मेलन हुआ G20, सऊदी अरब इसका अध्यक्ष था। लंबी हो गई थी इसलिए यहीं पर रोक रहे हैं इसको। आगामी जो बाकी के क्वेश्चन बने, आगामी जो हमारी दूसरी वीडियो आएगी उसमें इन क्वेश्चनों को हम फिर से करा देंगे जो बाकी छूट गए हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि ये नोटिफिकेशन सभी को मिल सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो और मैं अपनी टीम का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो इसमें सहयोगी रहे। धन्यवाद।